अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। वैल्यू ऑफ जी जो है वो सबसे पहले डिटरमाइन की एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798 में। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज़ किया वो था कैवेंडिश बैलेंस। ये कैवेंडिश बैलेंस की जो है वो डायग्राम बनी हुई है। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं कैवेंडिश बैलेंस की। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया एक रिजिड सपोर्ट। ये है एक रिजिड सपोर्ट या एक रिजिड बॉडी है। इसके साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है। स्प्रिंग को हम फाइबर भी कह सकते हैं। इस फाइबर के साथ हमने एक रोड ली है और उसके साथ 2 स्मॉल बॉल्स को अटैच कर दिया। इस स्मॉल बॉल्स का जो मैस है वो है m। अब स्मॉल बॉल जिस रोड के साथ अटैच है, इस रोड के अंदर कैपेबिलिटी है रोटेट होने की। अब हमने क्या किया, इन 2 स्मॉल बॉल्स के करीब 2 बिग बॉल्स को लेकर आए। तो हमें मालूम है कि जब हम इसके करीब बिग बॉल्स को लेकर आएंगे तो इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे ही हम इसको इसके करीब लेकर आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये जो बॉल है ये इस तरफ मूव करेगी और ये वाली बॉल जो है, ये वाली बॉल इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों बॉडीज़ के मैसेस के। मतलब अगर मैसेस ज़्यादा हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज़ के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने ले लिया उसका r। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडीज़ के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर इन दोनों बॉडीज़ को हम दूर लेकर जाएंगे, इनका डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। अगर इन दोनों बॉडीज़ को करीब लेकर आएंगे तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हमने बोल दिया ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F प्रोपोर्शनल टू M, कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमें मालूम है क्या लगाते हैं, एक इक्वलिटी लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस रोड के अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और हमें मालूम है ये जो रोटेशन हो रही है, ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये हमारे पास कहलाता है टॉर्क। और ये जो टॉर्क होता है ये किसके इक्वल होता है, टॉ इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म की अगर बात करें तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जिसको हमने शो कर दिया डी से। ओके जी, अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है ये हमारे पास इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि ये हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो इस एफ की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे इस एफ की, टॉ इज़ इक्वल टू जी एम कैपिटल M ओवर R स्क्वायर डी। ओके जी, अब हमें मालूम है ये जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। मतलब अगर टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा, टर्निंग इफेक्ट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो थीटा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ये टॉर्क जो है कम प्रोड्यूस हो रहा है तो थीटा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे ये जो टॉ है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इस टॉ की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे जी एम कैपिटल M डी ओवर R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी जी एम कैपिटल M डी अपॉन R स्क्वायर इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने से इक्वलिटी आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे C और थीटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके जी, अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी है जी की। तो जी के साथ ये स्मॉल m कैपिटल M और d जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू के इस तरफ, मतलब c थीटा के साथ जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इधर। g इज़ इक्वल टू c थीटा अपॉन ये m और d जो है वो यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। और g के नीचे जो है वो R स्क्वायर है, यहाँ पे ये हो रहा है डिवाइड, c थीटा के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई R स्क्वायर। ओके जी, अब सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास डिग्री, ये R जो है वो डिस्टेंस है, इसका यूनिट हो गया मीटर, और ये मैस है किलोग्राम, ये भी किलोग्राम और ये भी हमारे पास क्या है मीटर में।
यहाँ पे सबसे पहले हमें सी की वैल्यू मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मालूम है कि जो टॉ होता है, टॉ जो है यहाँ हमने फाइंड किया था कि जो टॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम लगाते हैं इक्वलिटी, और एक लगता है कांस्टेंट, यहाँ लगा दिया हमने सी थीटा। सी की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड करनी है ताकि हम इसके अंदर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू टॉ अपॉन थीटा। टॉ की जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर, और थीटा का यूनिट है हमारे पास डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। अब इस सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस सी में, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन डिग्री। यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे हो गया डिग्री के, और आर का क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर अपॉन मैस किलोग्राम। यहाँ पे ये होता है किलोग्राम, और मोमेंट आर्म हमारे पास इक्वल होता है मीटर के। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर देंगे। डिग्री से डिग्री जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस मीटर से ये मीटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इज इक्वल टू न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके जी, अब हमारे पास ये जो जी है इसकी जो वैल्यू आई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली गई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो हमारे पास थी 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।